जैसा कि हमने वीडियो फर्स्ट में सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल पढ़े थे, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल 11 में बताया गया था कि संसद को, मतलब कहिए कि अनुच्छेद 11 संसद को ये पावर देता है कि वे नागरिकता के संबंध में नए प्रोविज़न बना सकती है, उनमें अमेंडमेंट कर सकती है। ये उसको पूरी पावर दी हुई है और अपनी इसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 तैयार किया और 1955 में जो उसने प्रोविज़न किए, वो जो पहले आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी हैं, वो सब रेगुलेट होते हैं 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट के अंदर जैसे जैसे समय आता गया 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, परंतु सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत ऐसे क्या प्रावधान थे जिन्होंने हमारी सिटीजनशिप को रेगुलेट किया। तो देखिए, उसके अंदर 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक क्या, जन्म से। दूसरा क्या है, वंशक्रम से, मतलब बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन देशीयकरण के द्वारा, इसको हम देशीयकरण भी कह देते हैं, देशीयकरण के द्वारा, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब भू अर्जन के द्वारा। देखिए, इन 5 के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और यहाँ पे जो मैंने बताया है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के द्वारा, भू अर्जन के द्वारा जो सिटीजनशिप प्राप्त की जाती है, उसमें वो क्षेत्र हैं जो भारत ने समय समय पर प्राप्त किए हैं। जैसे सिक्किम का अर्जन किया था, पुर्तगाल से जो है गोवा, दमन द्वीप, इनको लिया था। तो जब इनका भारत में विलय किया गया तो निश्चित बात है इस भू क्षेत्र में, इन भू क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी स्वतः ही भारत में शामिल हो गए। तो इसलिए वो स्वतः ही क्या है, जब वो भारत का हिस्सा बन गए तो उनकी नागरिकता भी, उनकी सिटीजनशिप भी भारत के अधीन हो गई, अर्थात वो भारत के नागरिक बन गए। तो इस तरह से इनके द्वारा, इन 5 तरीके से हम 1955 इंडियन सिटीजन एक्ट के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या था कि इस एक्ट में समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे, जैसे परिस्थितियां बनती गईं। जैसे कि 6 बार अमेंडमेंट हुए हैं। एक तो 1986 में, एक 1992 में, एक 2003 में, 2015 और 2019 में अमेंडमेंट हुए हैं। और अब जैसे कि हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 में ये प्रावधान करा गया, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि जन्म से भी, जन्म के अकॉर्डिंग भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इंडिया की। परंतु 1986 में ये कहा गया कि जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, वही व्यक्ति जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक रहा हो। अब ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया कि भारत के अंदर बांग्लादेश से काफ़ी लोग भारत में एंटर कर गए थे और वो है तो बांग्लादेश के नागरिक, परंतु इंडिया के अंदर आ गए थे और उनके बच्चों का जन्म यहीं पे हुआ था। तो यदि हम जन्म से नागरिकता लें तो वो क्या है, 1955 सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा वो नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते थे। तो उन्होंने सबने ये बात रखी भी कि भाई हम तो नागरिक हैं क्योंकि हमने भारत की धरती पर जन्म लिया है, और ऐसा है 1955 में। इसलिए 1986 में ये अमेंडमेंट किया गया कि कोई जन्म के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। कम से कम जो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो है व्यक्ति के माता पिता में से कोई भारत में
मतलब माता पिता की नागरिकता या माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, उसी को ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये तो 1986 में अमेंडमेंट किया गया था। तो देखिए 1986 के संशोधन अधिनियम में तो ये कहा गया कि जन्म के आधार पर ही नागरिकता नहीं मिलेगी, उसके माता पिता में से कोई या दोनों भारत के नागरिक होना जरूरी है। दूसरा क्या था, 1992 का संशोधन अधिनियम जो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि 10 दिसंबर 1992 से पहले या उसके बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, मतलब कि उसकी भारत माता पिता में से कोई भारतीय हो और वो भारत के नागरिक हो, मतलब कि कोई भारतीय तो नहीं है, वो भारत के नागरिक हो। अब माता पिता में से कोई, अब वो ऐसे ही हो सकता है कि या तो उसके जन्म के समय हो या उसके जन्म के बाद हो या जन्म से पहले के हो। तो यहाँ पे इस आधार पर है। फिर माता को भारतीय नागरिक या था या जब उसका जन्म हुआ था, है या था। अब आते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003। इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ड्यूअल सिटीजनशिप का। और इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान इस आधार पर किया गया था क्योंकि हमारे देश के कुछ व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है विदेशों में रहने के बाद जो है उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी समृद्धि हासिल कर ली थी। जिन देशों में वो रह रहे थे वहाँ देश में उनकी एक अच्छी रेपुटेड पोजीशन बन गई थी। वो वहाँ की पॉलिटिक्स को भी और इकोनॉमिक्स को तो प्रभावित करते थे, वहाँ की राजनीति को भी काफ़ी प्रभावित करते थे। तो भारत ने उनके इसी एबिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए या अपने देश में उनकी योग्यता का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि वो हमारे देश में भी इसी तरह की अपनी एबिलिटी का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है और वो विदेश में बेशक रह रहा हो, फिर भी एक उसकी भक्ति उस देश के प्रति जरूर होती है जहाँ उसके पूर्वज पहले रहते थे। तो वो व्यक्ति बेशक दूसरे देश का नागरिक हो, परंतु उसकी एक अंदरूनी भक्ति भारत के प्रति भी थी। और दूसरा, उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर उन देशों में काफ़ी समृद्धि हासिल कर ली थी और राजनीतिक रूप से काफ़ी पहुंच बना ली थी। और भारत चाहता था कि इनके माध्यम से भारत के अंदर एक अच्छा निवेश भी हो। दूसरी बात, उन देशों पर हमारी विदेश नीति का एक अच्छा प्रभाव हो और हम उन्हीं लोगों के सहायता से हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कई यूरोपियन कंट्री हैं, लगभग 16 विनिर्दिष्ट कंट्री हैं, डिफाइंड कंट्री हैं, जिनके लोगों जो भारतीय वहाँ रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और उनको भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान करा गया। अब देखिए, इसमें 1955 के अधिनियम में सेक्शन 2 में डबल जोड़ा गया, डबल ई, और ये प्रावधान किया गया जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं और विनिर्दिष्ट देशों में रहते हैं। विनिर्दिष्ट का मतलब हो गया कि जो ऐसे निश्चित सभी देशों को नहीं कहा, केवल कुछ ही देशों का, ऐसे तो बहुत सारे देशों में भारतीय नागरिक रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, सभी को शामिल नहीं किया गया है। और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो शामिल किया ही नहीं गया है, वो बाहर हैं। और ऐसा था कि इन देशों में कुछ ऐसे भी लोग गए जो वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, कुछ ऐसे है। तो ये हमारा एक प्रावधान है इसमें कि जिन लोगों ने अपनी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये रूल है, 1955 के एक्ट में भी है ये रूल, ठीक है। तो परंतु उन लोगों को फिर से नागरिकता देने के लिए इस अमेंडमेंट को किया गया था।
और ऐसे 16 देश हैं जिन देशों को इसमें शामिल किया गया है वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हैं। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं भारतीय मूल के हैं, जब यहाँ से गए थे उस समय यहाँ के नागरिक भी थे। जब वहाँ की नागरिकता ले ली तो नागरिकता यहाँ की ख़त्म हो गई थी उन्हें फिर से इसी ड्वेल सिटीजनशिप में, देखिए उनको बहुत सारे राइट नहीं मिले होते। जो इनको लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है उन्हें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जैसे कि वो यहाँ संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, उपराष्ट्रपति ये नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो यहाँ लोक नियोजन में भी उन्हें समानता नहीं है, तो ऐसा, और उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसा क्या है कि ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो दोहरी नागरिकता प्राप्त वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। उसके बाद अगला जो अमेंडमेंट एक्ट था वो था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। 1992 के संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान था, यदि कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 से पहले या उसके बाद भारत से बाहर जन्मा था, परंतु इस तिथि को उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है तो उसकी नागरिकता पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद एक नया अमेंडमेंट एक्ट आया और वह अमेंडमेंट एक्ट था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा विदेशियों को ड्वेल सिटीजनशिप का प्रावधान था। धारा 2 में एक नया खंड ई जोड़ा गया। विदेशी नागरिक से तात्पर्य ऐसे नागरिकों से है जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं और विनिर्दिष्ट देशों में जाने से पूर्व भारतीय नागरिक थे। विनिर्दिष्ट देशों का मतलब है कि इसमें कुछ देशों को डिफाइन किया गया है कि किन किन देशों में जाने से पूर्व वो भारतीय नागरिक थे। जैसे कि विनिर्दिष्ट देशों में हम क्या ले लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए, ठीक है, और देश हैं, फ्रांस है। तो ये ऐसे 16 देशों की सूची है जिनमें अगर वो वहाँ चले गए, वो विनिर्दिष्ट देशों की सूची में हैं। अगर वो व्यक्ति जो जन्म से तो भारतीय नागरिक है उन देशों में, विनिर्दिष्ट देशों में चला गया है, या 7A के तहत एक नई धारा 7A है जिसमें ये कहा गया कि यदि कोई ऐसा विदेशी नागरिक भारत में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसको ड्वेल सिटीजनशिप प्रदान की जाएगी। दूसरा, जो जन्म से भारतीय नागरिक है और विनिर्दिष्ट देशों में रहता है, विनिर्दिष्ट देशों का मतलब इन नोटिफाइड कंट्री में रहता है, जो मैंने 16 देश बताए, तो इन लोगों को ड्वेल सिटीजनशिप दी जा सकती है। देखिए, दोहरी नागरिकता के बारे में आपको बता दूं कि दोहरी नागरिकता में वो समस्त अधिकार नहीं मिले होते कि जो पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक को मिले होते हैं। जैसे कि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, उन लोगों को जो है किसी भी संवैधानिक पद पर जाने का अधिकार नहीं होता, ठीक है, एमपी, एमएलए ये आदि नहीं बन सकते। और भी काफ़ी ऐसे राइट हैं जो इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं परंतु जिनको ड्वेल सिटीजनशिप है उनको मिले हुए नहीं हैं। बस ड्वेल सिटीजनशिप देने का लाभ भारत के हित में यह है क्योंकि जितने भी ये लोग जिनको ड्वेल सिटीजनशिप दे रही है इन देशों में, इन लोगों ने वहाँ अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर उन देशों में एक अच्छा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा रुतबा हासिल कर लिया है। और भारत को इनकी इसी एबिलिटी की बहुत आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि यदि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहता है तो उसकी मातृभूमि से एक लगाव रहता है, तो ऐसे लोगों पर बिलीव किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारे देश के
इंटरेस्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए उन्हें डुअल सिटीजनशिप, और इसका भारत को बड़ा लाभ मिला भी है, निवेश के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिला है। और इन देशों में रहने वाले ऐसे लोग जिनको डुअल सिटीजनशिप मिली हुई है, उनको भारत में काफ़ी निवेश, वो लोग भारत में काफ़ी निवेश करते भी हैं। और इन सभी देशों में जो डेवलप कंट्री हैं वो हमारे भारत के हितों की रक्षा भी करते हैं। अब देखिए, बताया था कि भाई जन्म, जैसे कि नागरिकता प्राप्त करने के कई मेथड हैं, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। जैसे कि शुरू में हमने बताया कि 1955 में क्या है, जन्म से। दूसरा क्या बताया, वंशक्रम से, बाय डिसेंट, और बाय रजिस्ट्रेशन, और बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। अब यहाँ पे आता है कि जन्म से क्या है। देखिए, बाय बर्थ 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 से पूर्व भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। क्या बोला गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद तथा नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व पहले भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन 1986 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। ये 1986 का अमेंडमेंट एक्ट भी था। मतलब क्या हो गया, 1956 से 1986 के बीच जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेगा वो तो जन्म के आधार पर सिटीजनशिप पालेगा, परंतु 1986 के बाद कोई व्यक्ति यहाँ आकर यदि जन्म लेता है तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई भारतीय हो, कोई भारतीय नागरिक हो। अब क्या आता है, वंशक्रम से नागरिकता। वंशक्रम से मतलब सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ऐसा कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुआ हो और वंशक्रम के द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं। ये है ना कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा वंशक्रम से उसने, यदि उसके पिता माता नहीं, यदि उसके पिता भारत के नागरिक है। तो ये तो हो गया वंशक्रम के आधार पर। एक क्या है, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। जो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, मतलब वो भारत का सिटीजन नहीं है, परंतु उसने क्या करा रखा है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा रखा। पंजीकरण कहाँ, जिस देश में वो रह रहा है उस देश में हमारे राजनयिक भी रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, तो काउंसलर के वहाँ एक अधिकारी नियुक्त होता है, उस अधिकारी के पास जाकर उसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया भारत की सिटीजनशिप पाने का उसने वहाँ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के द्वारा, ऐसे नहीं उस फॉर्मेट से अलग अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है, उस फॉर्म को नहीं भरता है, तब नहीं उसकी बातों पर, मतलब उसकी सिटीजनशिप पर विचार नहीं किया जाएगा। एक तो ये हो गया। एक देशीकरण के द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। देशीकरण के द्वारा नागरिकता का क्या है, ये उन व्यक्तियों को दी जाने वाली नागरिकता है जो मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले शामिल नहीं है इसमें। ये उन व्यक्तियों को दी जाने वाली नागरिकता है जिनका कोई भारतीय पूर्वज जो लंबे समय से 12 वर्ष या उससे अधिक भारत में रह रहे हैं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। मतलब कि समझ गए, ये मतलब यहाँ पे ये है, भारत और बांग्लादेश के लिए नहीं है। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है, उसका कोई यहाँ का पूर्वज भी नहीं है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को छोड़कर है, नहीं है, तो वह भारतीय नागरिक प्राप्त करना चाहता है, तो नेचुरलाइजेशन के मेथड से उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है। परंतु शर्त क्या है टाइम की, 12 साल, मिनिमम 12 ईयर या उससे अधिक होना चाहिए। अब अर्जित भूभाग के द्वारा क्या है, सिटीजनशिप बाय
इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, वो ये है कि जैसे कि हम किसी भूभाग को हम शामिल कर लेते हैं, जैसे सिक्किम किया, तो सिक्किम के जो नागरिक थे, जब इंडिया में सिक्किम का विलय हो गया तो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। जब 1961 में हमने गोवा दमन दीव का हमने विलय किया तो वो स्वतः ही हमारे नागरिक हो गए विलय होते ही। तो ये मेथड हो गए। इसके बाद आता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। देखिए, इसमें प्रवासी भारतीय जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया। मतलब कि जो हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में रहते हैं उन्हें प्रवासी बोल देते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति, एक तो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, और एक था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत पहले वहाँ जाके बस गए, मॉरिशस आदि देशों में जाके, और वो भारतीय मूल के ही थे, परंतु अब उनके माता पिता है वो भी वहीं पैदा हुए, उनके पिता भी वहीं पैदा हुए उन देशों में जाके। तो इसका मतलब ये है कि अब उन लोगों को क्या माना जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अरे एक यहाँ के लोग थे, पहले यहाँ के थे नागरिक, वो कहाँ चले गए, विदेश में, वो प्रवासी हो गए। तो उनको जो कार्ड जारी किए जाते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, उन दोनों को जो है मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई। वो किस में करी गई, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में। एक भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया। उसमें यह कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं और वो वहाँ से भारत के अंदर आ गए हैं, और वो कौन सी डेट थी, वो डेट थी 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आ गए हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब उसमें कौन कौन आ गया अल्पसंख्यक में, इन देशों में क्या, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई। उन लोगों को जो 2014 से पहले यहाँ आ चुके थे, मतलब कि 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, और इस आधार पर दी जा सकती है क्योंकि वो धार्मिक रूप से वहाँ पीड़ित हैं। अब मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये तीनों देश क्या हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो धार्मिक रूप से तो वो पीड़ित होंगे नहीं, इसलिए उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ये प्रावधान किया गया। अब देखिए 2019 तक लगभग 6 अमेंडमेंट 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में हो गए। अब एक 1955, अभी बड़ी चर्चा का विषय है, एक 1955 में है सेक्शन 6A। वो केवल असम के उन लोगों पर लागू होता है जो बांग्लादेश से असम में एंटर कर गए थे, और उसमें यह कहा गया है कि ऐसे भारतीय मूल के विदेशी प्रवासी जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। परंतु जो 1971 के बाद आए और 1966 से पहले आए, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद जिस तिथि तक मैं वीडियो बना रहा हूं उस तक अभी तक वो रिजर्व रखा हुआ है। हालांकि एक ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की है कि ऐसा प्रावधान असम में ही क्यों, पश्चिम बंगाल, अन्य देशों में क्यों नहीं, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों में इस तरह के प्रवासी हैं, उनके लिए क्यों नहीं बनाया गया। परंतु ये अभी सुनवाई के बाद सेक्शन 6 से रिजर्व में है, भले सुनवाई के बाद रखा हुआ है, कभी भी इसका फैसला आ सकता है। अब आता है विदेशियों की नागरिकता का पंजीकरण। देखिए, इसके लिए 4 धाराएं जोड़ी गई हैं, 7A, 7B, 7C, 7D। धारा 7A में यह प्रावधान है कि भारत में जन्मा हो, वयस्क हो, मतलब पूर्ण आयु का हो, सक्षम हो और विनिर्दिष्ट देश का नागरिक हो। विनिर्दिष्ट मैंने आपको बताया था कि 16 देश उनका नागरिक हो, जिसमें
यूएसए, ब्रिटेन और फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देश हैं, न्यूजीलैंड भी है। या 2003 का जो अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ उस दिन या उसके पश्चात विनिर्दिष्ट देश का नागरिक हो तो उन लोगों का भारत में इस धारा के अनुसार 7A के अनुसार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात भारत में विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत रहेंगे। उसके बाद दूसरी आती है धारा 7B। 7B भारत के विदेशी नागरिकों के अधिकार से संबंधित है कि भारत में उन विदेशी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। मैंने अब बताया कि विदेशी नागरिक वो होंगे, पंजीकृत विदेशी नागरिक होंगे, तो उन्हें भारत में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे उसके बारे में भी विस्तार से लिखा हुआ है इस धारा के अंदर। एक आता है धारा 7C। धारा 7C विदेशी नागरिकता के परित्याग से संबंधित है कि जो विदेशी नागरिक है, जो हमारे यहाँ पंजीकृत विदेशी नागरिक है, वो यहाँ पे छोड़ सकता है। यहाँ की जो विदेशी नागरिक के रूप में दोहरी नागरिकता उसने प्राप्त कर ली है तो वह यहाँ पर उसे छोड़ सकता है, उसका परित्याग कर सकता है। और 7D विदेशी नागरिक की नागरिकता का निरसन, यदि कोई ऐसी चीज़ें जो विदेशी नागरिक के रूप में यहाँ पंजीकृत है, यदि उसके खिलाफ कुछ हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो देश के हितों के खिलाफ है या उसमें देश प्रेम का अभाव दिखाई देता है या उसकी ऐसी एक्टिविटी हैं जो देशद्रोही की श्रेणी में आती हैं, तो उसकी जो पंजीकृत विदेशी नागरिक के रूप में है हम उसकी नागरिकता का निरसन कर सकते हैं। उसकी निरसन में उसकी कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगी उसकी नागरिकता। तो इस तरह से ये 4 धाराएं हैं। देखिए ये अध्याय, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो नागरिकता को डिफाइन करेगी। जैसे कि कुछ ऐसे भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख आए हैं कि जैसे कि क्या कोई कंपनी नागरिक कहलाएगी, भारत के मतलब कि नागरिक कहलाएगी, जबकि उसमें ये बताया गया है हमारे इस भाग में कि नागरिकता से संबंधित एक नेचुरल पर्सन से है, लीगल पर्सन से नहीं है। तो इस पर काफ़ी चर्चा होंगी और काफ़ी इस पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर डिसीजन दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना एक अलग तरह का डिसीजन दिया है। दूसरा, हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, वो इस वीडियो के इस चैप्टर के 3rd पार्ट में करेंगे, जो हमारी 3rd वीडियो बनेगी। और अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और जितना भी मैंने ये आपको पढ़ाया है ये सभी मैंने विस्तार से चर्चा की है और विस्तार से मैंने लिखा भी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की PDF में ये आपको बड़ी इजीली प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा ये है कि थोड़ा सब्सक्राइब करता रहा करो ताकि मैं फिर भी और अच्छे वीडियो इसमें डालता रहूं, ताकि मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलता रहे कि हाँ आप वास्तव में मेरे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और थैंक यू।